जय हिंद भाई लोग। सेट 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेट 4 हम लोग आज देखने वाले हैं 2017 दरोगा का सेट 4 प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग देख रहे हैं और ये बहुत फायदेमंद सेशन होने वाला है आप लोग के लिए। अगर आप लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, पहले शुरू से शुरू कीजिए और यहाँ तक पहुंचिए। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है कि 33 सेट इसका देखने के बाद 33 प्रीवियस ईयर सेट देखने के बाद हम लोग 50 एक्सपेक्टेड सेट करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। उसमें वो सारे के सारे सवाल होंगे जो अभी 2023-24 में टीसीएस पूछा है। ठीक है, सवाल का लेवल और सेट का लेवल जब होगा तो आप देखिएगा ध्यान से, एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न को मैच करेगा, जैसे झारखंड सचिवालय में हुआ। ठीक है, और अभी न्यू ईयर का ऑफर लगा हुआ है इस वर्दी बैच पे, तो आप जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए। फोकस स्टडी विद अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको सारा का सारा जानकारी दिया जाता है। और हाँ, आप लोग लेक्चर को शेयर मारिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। अरे भाई, कम से कम झारखंड में जितना लोग दरोगा का तैयारी कर रहा है उनके पास तो इस सबका लिंक भेजो कि हाँ, इस चैनल पे झारखंड दरोगा का तैयारी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप रेलवे में लगे हैं तो अब रेलवे के लिए हम लोगों का एक नया चैनल है, रेलवे कैंपस। आप यूट्यूब पे जाइए और रेलवे कैंपस सर्च करिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सिर्फ कंटेंट से बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी चैनल पे, चाहे इस चैनल पे चाहे रेलवे कैंपस पे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी के साथ, वो भी जो एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है ना, तो जाइए और देखिए। और 2024 आपका खत्म होने वाला है, अब 2025 आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, ये 2024 का आखिरी लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर आपको 2 जनवरी 2025 से मिलेगा और ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसका लाभ उठा लीजिए अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं। तो इसमें ये पेपर 3 का कंप्लीट बैच है, साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर का भी आएगा बैच। ठीक है, तो झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ जो आपके एग्जाम में आएगा, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दे कि इस बैच का पहला लेक्चर अलजेब्रा आने वाला है, जो कि न्यू ईयर में आएगा। ठीक है, या तो 2 तारीख या तो 3 तारीख को आएगा। कंप्लीट अलजेब्रा, आप देखिएगा, कंप्लीट अलजेब्रा। अभी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मेहनत बहुत लग रहा है। कंप्लीट अलजेब्रा एकदम जबरदस्त तरीके से आपको सिखा देंगे। आप जब लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलजेब्रा कितना हार्ड लगता होगा और पढ़ने के बाद कितना आसान लगने लगेगा। हर एक तरीका का सवाल 2018 से 2024 तक टीसीएस जितना भी तरीके का सवाल पूछा है, साथ ही साथ डिफरेंट एग्जाम के, जैसे कि आईबी हो गया, यूपी स्टेट का एग्जाम हो गया, झारखंड स्टेट का हो गया, बिहार स्टेट का हो गया, बढ़िया जो भी सवाल मिला रिलेटेड टॉपिक से, सबको एक जगह इंक्लूड करके आपको उस लेक्चर में मिलेगा। देखिएगा, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। उसमें आप देखिएगा कि अलजेब्रा कितना मुश्किल लगता था और उस लेक्चर को देखने के बाद कितना आसान लगेगा। ठीक है, तो आएगा, न्यू ईयर में आएगा। ठीक है, और ऑफर आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर सिचुएटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल plane from 2 points at a distance of 16 feet and 25 feet respectively on a line passing through the foot of the tower is the supplementary angle and is the height of the tower is। इसमें थोड़ा अंग्रेजी टाइपिंग में एरर है। ठीक है, अंग्रेजी टाइपिंग में थोड़ा एरर है। कह रहा है कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर टावर के आधार से गुजर रही रेखा पर
16 फीट और 25 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं का उन्नयन कोण पूरक है, मतलब 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस का जब आप लेक्चर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि अगर रेशियो याद है, अगर आप रेशियो जानते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ना 3-4 तरीका का ही सवाल आता है और उनका अगर आप रेशियो पकड़ लेते हैं तो भाई सवाल हवा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सवाल कह रहा है कि ये मेरा एक टावर है। बोले सर ठीक है। अब कहता है कि आधार से 16 फीट, आधार से 16 फीट यहाँ पे हुआ और फिर आधार से 25 फीट। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। एक आधार से 16 फीट और एक आधार से 25 फीट पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। जब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ से इसके टॉप को देखते हैं और फिर यहाँ से इसको टॉप को देखते हैं, तो मान लो कि ये एंगल अल्फा बना और ये एंगल बीटा बना और सवाल में बोला है कि इनका सम जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट हम h माने। अब समझिए बात को, सीधा सा कंसेप्ट है और फिक्स पैटर्न का सवाल है। आधार से यहाँ का दूरी क्या दिया है x और आधार से यहाँ का दूरी क्या है, बोले सर y, यही है ना। तो जब आधार से एक पॉइंट का दूरी x है और आधार से दूसरी पॉइंट का दूरी y है और दोनों जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो h बराबर आपको याद रखना है √x इंटू y। इतना सा याद हो जाएगा। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, ठीक है। और ये h बराबर √xy जो है ये ऐसे ही नहीं है भाई, ये कंप्लीट सॉल्व करके आता है, ठीक है। और ये एसएससी और रेलवे में ये सवाल कई दफा पूछा जा चुका है और अभी जो एग्जाम आपका एएलपी का हुआ, जेई का हुआ, उसमें भी ऐसा सवाल देखने को मिला है। तो ये सवाल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो जी ध्यान से, अब बात को समझिए जरा। तो भाई आधार से पहले बिंदु का दूरी 16 फीट, आधार से दूसरे बिंदु का दूरी 25 फीट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे √16 गुना 25 कर देना है। तो सर 16 के लिए 4 बाहर आएगा और 25 के लिए 5 बाहर आएगा। 5 गुना 4 20 फीट इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। जो टावर का ऊंचाई है वो 20 फीट है। कितना टाइम लगेगा बताइए इसमें, एकदम बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। आइए, कहता है कि tan 4 थीटा बराबर cot 80 डिग्री माइनस 3 थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा। देखिए आप लोग को कंसेप्ट पता होगा कि tan a, अगर tan a बराबर cot b दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इनके एंगल का सम जो है 90 डिग्री होगा। इसी कंसेप्ट पे ये आपका सवाल है। अब देखो tan 4 थीटा बराबर cot 80 डिग्री माइनस 3 थीटा, ये जो है आपका, ये tan a है और ये cot b है। अगर tan a बराबर cot b है, इसका मतलब इनके एंगल का सम मस्ट बी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या बोले सर कि 4 थीटा प्लस 80 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, और आपका उत्तर यहीं से आएगा। तो 4 में 3 गया थीटा, 90 में 80 गया 10, थीटा का वैल्यू कितना आया 10 डिग्री। हमसे पूछा है sin 6 थीटा, थीटा के जगह पे 10 डिग्री, मतलब sin 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग से पूछा है। और आपको पता होना चाहिए sin 60 डिग्री √3/2 होता है ना। एकदम देखो आसान सवाल है और हम बार बार कहते हैं कि गणित बहुत आसान है। अगर आप समझने लगेंगे, इस पे ध्यान देने लगेंगे तो आसान हो जाएगा और आपका रास्ता जो है एग्जाम का रास्ता और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टाइम लगना है इसी में लगना है। बाकी सब्जेक्ट में अब बाकी जो आपका जीके जीएस हो गया,
क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसमें कैलकुलेशन तो है नहीं, है ना। तो जो कैलकुलेशन है मैथ में है और इससे कम थोड़ा रीजनिंग में है, ठीक है। कहता है कि एक समांतर adjacent sides of a parallelogram are 8 centimeter and 6 centimeter respectively if the diagonal joining these sides is 10 centimeter if yes, ये गलत है ना। देन टेल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो एडजेसेंट साइड है वो 6 और 8 दिया हुआ है और इसका डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6, 8 और 10 को देख के दिल में घंटी नहीं बज रहा है, कुछ कुछ घंटी बजना चाहिए कि सर 6, 8, 10, 6, 8, 10 डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, 6, 8, 10 हमारा ट्रिपलेट है। मतलब ये जो पैरेललोग्राम है वो कुछ और नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये आपका लंबाई है और ये मेरा चौड़ाई है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। और कह रहा है कि जो एडजेसेंट साइड है दो साथ वाला, ये 6 है तो ये 8 है, और कह रहा है जो इनको मिलाने वाली डायगोनल है वो 10 है। तो भाई मेरे मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये सवाल इनडायरेक्टली रेक्टेंगल की ओर इंडिकेट कर रहा है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप चाहें तो हेरोन फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है, तब भी उत्तर आपका यही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रेक्टेंगल भी आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का भुजा समांतर है और बराबर है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड AB and CD of a trapezium ABCD are 9 centimeter and 15 centimeter respectively. If its diagonal intersect at AC and BD respectively, then AO is to OC equal to what? अच्छा देखो थोड़ा सा हिंदी में और अंग्रेजी में इसमें एरर है। एरर क्या है बता देते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD की समांतर भुजाएं AB तथा CD का लंबाई दे दिया है 9 और 15। यदि इसके विकर्ण AC तथा BD क्रमशः O पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस पे, O पे, इंटरसेक्ट एट O, है ना, इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो AO इज टू OC क्या होगा, AO से OC का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको बताते हैं, पैरेललोग्राम ये ले लिया, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, छोटा सा कंसेप्ट है, समझ जाइएगा, ठीक है, एकदम अरे भैया बस यही इसमें समस्या है कि जब आप इसको सेलेक्ट करने जाओ तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब की बार हो गया सेलेक्ट, ये आपका पैरेललोग्राम है, बोले सर ठीक है। ABCD, AB और CD का लेंथ 9 और 15 है, ठीक है, तो हम इसको माने A B, ये C है और ये D है। AB का लेंथ 9 है तो CD का लेंथ 15 है। बोला कि इसके डायगोनल जो है AC और BD, तो सर A से C को मिला दिए और B से D को मिला दिए, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमसे पूछा है कि AO अनुपात OC क्या होगा, A से O और O से C का अनुपात क्या होगा। अब आपको एक लाइन बताते हैं, समझिएगा। इसके विकर्ण का अनुपात वही होगा जो इनके समांतर भुजाओं का अनुपात होगा, सीधा सीधा थ्योरम है। तो भाई AO OC का अनुपात वही होगा जो AB और CD का अनुपात होगा। तो सर AB मेरा कितना है 9 और OC मेरा कितना बना 15, तो ये 3:5,
आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा थ्योरम से सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। देखिए कहता है कि ये एकदम हलवा सवाल है। The side of a triangles are in the ratio 2:3:5 if its perimeter is 50 inch. What will be the difference between the two largest side? एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दे दिया है 2:3:5। यदि उसका परिमाप 50 इंच है तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? देखो भाई, अगर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ है, तो भाई तीनों भुजा को जोड़ के कितना 50 लाया होगा, मतलब 2 3 5 और 5 10, 10 का वैल्यू कितना 50 इंच। तो सर 50 इंच, तो एक का वैल्यू कितना, बोले सर 5 इंच, यही होगा ना। अब हमसे कह रहा है कि दो बड़ी भुजाओं का अंतर बता दीजिए, तो भाई दो बड़ी भुजा यही ना होगा, सबसे बड़ा 5 और उससे छोटा 3, इनका अंतर कितना है, बोले सर 2। अगर एक का वैल्यू 5 है तो सर 2 का वैल्यू 10 नहीं हो जाएगा, 10 इंच जो है इनके दो लार्जेस्ट साइड का डिफरेंस होगा। एकदम आसान सवाल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। गणित का कोई भी सवाल आए बोलिए कि बहुत आसान है और उसको कोशिश कीजिए बनाने का। जैसा कि आपको बताएं, इस बैच में अभी न्यू ईयर का ऑफर लगा हुआ है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाइए, ठीक है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। ऐप पे जाइए और देखिए क्या ऑफर है, नहीं तो 7909004902 पे कॉल कीजिए, ठीक है, अगर किसी भी तरीका का समस्या होता है तो। कहता है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कल if the length of its 3 consecutive sides are 8 centimeter, 9 centimeter and 4 centimeter respectively. So what will be the length of the four side? किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, यदि इसके 3 क्रमागत भुजाओं की लंबाई 8, 9 तथा 4 सेंटीमीटर है तो चौथे भुजा की लंबाई बता दीजिए। बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा थ्योरी से है। तो इसके लिए बनाना होगा एक सर्कल, ये हमारा सर्कल है, और फिर बनाना होगा एक मेरा क्वाड्रिलेटरल। तो भाई ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सर्कल है ना, जो सर्कल है इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जो सर्कल है, जो मेरा सर्कल है, जो मेरा सर्कल है ना भाई, जो मेरा सर्कल है, ये जो है इसके हर एक साइड को टच करता है, ठीक है, हर एक साइड को टच करता है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, हर एक साइड को टच करता है, ठीक है, हो जाना भाई। मान लीजिए कि हर एक साइड आपका टच हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अरे ये नहीं, ये वाला सेलेक्ट हो ना, ये वाला। अरे भैया ऐसा गलती मत करो, सेलेक्ट हो जा मेरे भाई। ओ ऐसा, देखिए तो भाई मेरे सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड को टच कर रहा है। चलिए इसका नाम दे देते हैं एक, ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम दिए ए बी सी डी। 2-3 थ्योरी है इसका, ज्योमेट्री में आपको बताएंगे डिटेल से, यहां इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात बता दे रहे हैं। अगर वृत्त जो है चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करे तो आपको याद रखना है ए बी, अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये चीज आपको याद रखना है और इसी से ये सवाल है, इसी से ये क्या है, सवाल है। अब देखिए कहता है कि इसके 3 क्रमागत भुजाओं की लंबाई
8, 9 तथा 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ये 8 है, ये 9 है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो चौथे साइड डीसी का लेंथ हमसे पूछा है, मान लो x है, ठीक है। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। अब देखो AD प्लस BC कितना, 8 4 12 है, तो भाई AB प्लस DC भी आपका 12 होगा। AD प्लस BC आपका 8 और 4 12 है, तो सर AB प्लस DC भी आपका 12 होगा, क्योंकि इसका प्लस इसका बराबर इसका प्लस इसका सम, ठीक है। तो भाई सिंपल सा बात है कि ये मेरा कितना 3 हो जाएगा, चौथा साइड मेरा कितना 3 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको समझने के लिए AB मेरा 9 है, DC निकालना है, और AD मेरा 8 है और BC मेरा 4 है। 8 4 12, 12 में 9 जगह कितना 3 बचेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल थ्योरी से सवाल है। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि अ कार ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ बाईपास इन 12 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाईपास। बाईपास का डिस्टेंस पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। जो लेंथ पूछा है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, स्पीड भी किलोमीटर में है, लेकिन टाइम मिनट में है, तो भाई इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। और 12 मिनट मतलब 12/60, घंटा 60 से भागा देंगे, तो 12/60 मतलब 1/5 आवर, और 5 से इसको भागा देंगे, 5 निम्मा 45 और 5 छके 30, 9.6 किलोमीटर लेंथ है बाईपास का, है ना। ये सब आसान आसान सवाल है। कहता है कि विजय इज worried about the balance of his monthly budget. If the price of petrol has increased by 50%, then by what percent should he reduce his consumption of petrol so that he can balance his budget। ये ऐसा सवाल है जो किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, और बहुत पहले से आ रहा है और अभी तक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई जैसे कि ये सवाल डे टू डे लाइफ से, अब मान लीजिए कि हम पेट्रोल पे 100 रुपया का खर्चा करते थे, तो भाई हम चाहेंगे कि हमारा बजट 100 रुपया का ही है। अब कह रहा है कि 50% बढ़ गया, अब 100 रुपया के जगह पे हमको 150 रुपया लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हम 100 ही रुपया का पेट्रोल लें, तो भाई 50 रुपया कम करना होगा, कितना में 150 में। अब 150 में 50 रुपया कम करना होगा, इसका मतलब 1/3 हमें कटौती करना होगा, और 1/3 को प्रतिशत में क्या बोलेंगे 33.33%, ठीक है। अब देखो मान लो कि आपका जो है पेट्रोल आप पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, लेकिन अब आपको 150 खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 50% दाम जो है बढ़ गया है, और अब चाहते हैं आप कि नहीं हम 100 ही रुपया का पेट्रोल लेंगे, भले पहले से कम मिलेगा, 100 ही रुपया का पेट्रोल लेंगे, या चीनी लेंगे या चावल लेंगे, जो भी होगा। तो भाई आपको अब खर्चा कितना होगा 150 रुपया, और आप करना कितना चाहते हैं पहले जितना, मतलब 50 रुपया कम करना होगा, और यही ना 1/3 कटौती करना होगा, और 1/3 को 1/3 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं 33.33%, ठीक है। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू आने की क्या संभावना है। जब आप दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखिए जब हम दो सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि एक में टेल आ जाए, दूसरा में हेड आ जाए, पहला चीज। ये भी हो सकता है पहला में हेड आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए। यही 4 संभावना बनेगा, और कोई 5वां संभावना तो बनेगा नहीं, या तो टेल हेड हेड टेल, या तो टेल टेल, या तो हेड हेड। और हमसे पूछा है विपरीत पहलू मतलब हेड टेल, तो भाई 2 ही सिचुएशन बन रहा है विपरीत पहलू का, यही ना है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो भाई टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन रहा है, और 4 में 2 आपका जो है विपरीत है, मतलब 1/2।
ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है। ये देखिए, कहता है कि स्टेटमेंट दिया है, ए में दिया है कि tan 55 डिग्री बड़ा होगा ए से, ठीक है, और आर आपका रीजन है, कह रहा है कि थीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो भाई आपका ए सही है और क्या, ए सही है, आर आपका गलत है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। कहता है कि इफ अ हॉल इज 40 मीटर्स लॉन्ग, 12 मीटर्स वाइड एंड 8 मीटर हाई, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल। एक हॉल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है और कह रहा है कि इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा। ये हॉल कैसा है, क्यूबाइड शेप का है, घनाभ आकार का है, तो घनाभ का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, बोले सर ये होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, बोले सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही ना दिया हुआ मेरे भाई। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस दूसरा क्या है 8 का स्क्वायर 64। अब तीनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के उत्तर बता दीजिए। 8 है ना, 8 है, ठीक है। उधर वाला लाइट को हटाना पड़ेगा, सीधा आंख पे लगता है ना, इसीलिए हम ऐसे देखते हैं तिरछा होके। इस लाइट को हटा देंगे तो लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीछे लाइट को हटाएंगे, है ना। तो अब इसको कीजिए आप सॉल्व। 196 और 4 इसको दीजिए 200, 140, 340, 340 और आपका ये हो गया 60, 404। तो √404, तो √404 और 404 को लिख सकते हैं 4 गुना 101, मतलब 2√101। सॉरी, ये ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। 196 को 4 दे दिए 200 पे, यहाँ 140 बचा, 200 और 140 340, 340 में 60 जोड़ दीजिए 400, फिर 4 जोड़ दीजिए 404 और 404 को हम 4 गुना 101 लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 0 4 एकम 4 जी, और 4 को क्या रूट के अंदर से 2 बाहर निकालने। तो ये आपका उत्तर हो गया डायगोनल का लेंथ। कहता है कि 140 मीटर की रस्सी से घेरा जाने वाला कौन सा आयताकार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। अब देखिए, ये सवाल रेलवे में कम से कम 10-12 पूछा गया है। ठीक है, रेलवे में ये सवाल 10-12 बार पूछा गया है। एनटीपीसी के सेट में हम देखे 10-12 बार पूछा गया है। तो एक 140 मीटर एक लंबा रस्सी है, ठीक है, लंबा रस्सी है, और हम चाहते हैं कि उसको हम घेरे चारों साइड से, तो हमें ना मैक्सिमम एरिया मिलना चाहिए, अधिकतम क्षेत्रफल हमको चाहिए। वो अधिकतम एरिया को ऐसे घेर दे, तो ये तभी संभव है जब इसका 4 बराबर भाग में बांट दे। मतलब 140 को 4 से भागा देंगे तो 4 × 12, 4 × 25 20। हर एक साइड का लेंथ 35 मीटर रखना होगा, मतलब क्षेत्र को वर्गाकार बनाना होगा। हर एक साइड का लंबाई को बराबर करेंगे तभी ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, मतलब एक वर्गाकार क्षेत्र क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। अब ये वर्ग है, देखिए 35 35 70 और 35 35 70, रस्सी का लंबाई 140 हुआ, है ना। अब ये वर्ग है तो इसका एरिया निकाल दो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा मेरा कितना है 35, 35 का स्क्वायर कितना 1225, 1225 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एरिया होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, तो ये 25 और 4 × 12, 1225 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई सवाल कहां से आ रहा है, कहां से लिया है, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हर एक एग्जाम का सवाल हम देखते रहते हैं। आप लोग को पढ़ाने के लिए हर एक चीज, आप लोग को बोले ना कि अलजेब्रा का जबरदस्त वीडियो लेके आ रहे हैं वर्दी बैच का, आप देखिएगा। अलजेब्रा का के बारे में आपका ना अवधारणा बदल जाएगा कि बहुत मुश्किल है भाई, बहुत आसान है अलजेब्रा।
ठीक है, बस पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से बता दें आपको, इसमें ऑफर लगा हुआ है, न्यू ईयर ऑफर, जाके एक बार देख लीजिए। फोकस स्टडी विथ अभी ऐप पे है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। A cone is made by melting a cylinder and keeping one radius the same. Find the percentage increase in height. एक शंकु सिलेंडर को पिघलाने से बनाया जाता है, और इनका रेडियस सेम रहता है ना, तो ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि क्या। भाई मेरे एगो सिलेंडर को पिघला के शंकु बना दिए, तो आयतन बराबर हो जाएगा, रेडियस दोनों का समान है, मतलब हाइट अलग अलग है। तो जो आयतन सिलेंडर का होगा, जो आयतन बेलन का होगा, वही आयतन शंकु का होगा, कोन का होगा। तो सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का जो हाइट है वो एच है, ठीक है, बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट माने h1, क्योंकि हाइट अलग अलग है, रेडियस सेम है। अब देखो इसमें पाई से पाई का निपटारा हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का निपटारा हो गया। बोले सर ये क्या बचा, h/h1 कितना हो गया, 1/3, कितना हो गया, 1/3। अब आप ध्यान से देखिए कि जो सिलेंडर का हाइट है 1 और शंकु का हाइट है 3, शंकु का हाइट है 3, सिलेंडर का हाइट है 1 और शंकु का हाइट है 3, सिलेंडर का ऊंचाई है 1 और शंकु का ऊंचाई है 3। तो इसका मतलब सिलेंडर के ऊंचाई से 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, मतलब क्या, 200% बढ़ गया, 200% बढ़ गया कोन का हाइट, शंकु का ऊंचाई सिलेंडर की ऊंचाई से, ठीक है। ये देखिए फिर से एक सवाल कहता है कि यदि साइन 7 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है, जहां 7 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा का वैल्यू क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सवाल है। अगर साइन ए बराबर कोस बी दिया है, तो यहां आपको ये चीज समझ लेना होगा कि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो इनके एंगल का, तो साइन का एंगल है 7 थीटा और कोस का एंगल है थीटा माइनस 6 डिग्री, मतलब 7 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 थीटा बराबर 90 और 6 96 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 12 8 96, 12 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू। तो हमसे थीटा का मान पूछा है 12 डिग्री, 12 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि इस सवाल में ना हमको कंफ्यूजन लगा, बट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कहता है कि इफ द, जो सवाल एग्जाम में आया था एज इट इज वही सवाल लेके आया है। कहता है कि इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ वाइड 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का लंबाई क्या होगा। आयत का लंबाई हमसे पूछा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि जितना एरिया रेक्टेंगल का है उतना ही एरिया स्क्वायर का है, यही बात बोला है ना। जितना एरिया रेक्टेंगल का है, जितना क्षेत्रफल आयत का है, उतना ही क्षेत्रफल जो है आपका वर्ग का है। तो उस हिसाब से उत्तर नहीं आता है। सवाल तो यही बोल रहा है कि भाई ये मेरा एक आयत है, ये मेरा एक आयत है जिसका चौड़ाई 8 दिया है और लंबाई हमसे पूछा है, और ये मेरा एक वर्ग है जिसका परिमाप दे दिया है 64 सेंटीमीटर, मतलब इसका ईच साइड 16 है, हर एक साइड इसका क्या 16 है, और इनका एरिया बराबर है। तो एरिया बराबर है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये वर्ग का
क्षेत्रफल 16 गुना 16, यही चीज दिया है ना। तो यहां से L बराबर मेरा 32 आ जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको अगर जो वो सोचा है, हालांकि क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन सही होगा कि अगर इनके पेरीमीटर को बराबर कर दे, इनके पेरीमीटर को बराबर कर दे, इनके परिमाप को बराबर कर दे, तो सर आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और बी की जगह पे 8 है, बराबर वर्ग का परिमाप तो 64 दिया है, तो 2 से निपटारा हो जाए 32 बार में। ठीक है, और L बराबर 32 में 8 गया तो 24। तो इस हिसाब से आपका उत्तर 24 होगा जब परिमाप को बराबर करेंगे तब। ठीक है, ये देखो साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री बराबर कितना, तो 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो। 31 और 59 जोड़िए 90 होता है, और इसका उत्तर 1 हो जाएगा। कैसे होगा और भी समझा देते हैं आपको, और भी समझा देते हैं आपको। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 31, साइन स्क्वायर 31 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 59, तो हम 59 को 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। 59 को 90 माइनस 31 डिग्री तो लिख सकते हैं, 90 में 31 जाएगा 59 बचेगा। ये साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 31 डिग्री। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या 1 हो जाता है। जैसे समझना है अब वैसे समझ सकते हैं। कहता है कि द फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 5 मीटर बाय 4 meter and its height is 4 meter. The wall and the ceiling of the room have to be painted. The area of the part to be coated will in square meter. किसी कमरे की फर्श की माप जो है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई 4 और 5 मीटर है। ये 4 मीटर गुना 5 मीटर है। ठीक है, अंग्रेजी में बाई दिया है ना, 4 मीटर गुना 5 मीटर है, तथा ऊंचाई 4 मीटर है। तो कमरे के दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, पेंट करना है। देखिए कमरा में जब पेंट करते हैं ना, तो चारों दीवार और छत को पेंट करते हैं। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सर कितना हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो सर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये 2 गुना एल प्लस बी 5 4 9 गुना ऊंचाई कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18 चौके 72। ये चारों दीवार का एरिया आया, लेकिन छत को भी पेंट करना है। तो छत कैसा है, जैसा आपका फर्श है। अब फर्श का लंबाई चौड़ाई 4 गुना 5, तो 4 पचे 20 मीटर इसमें और जोड़ देंगे, तो 72 और 20 92 मीटर स्क्वायर हमको पेंट करना है। समझ गए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया। ये तो 72 मीटर स्क्वायर चारों दीवार का एरिया, लेकिन बोला कि सीलिंग को भी पेंट करना है, ऊपर जहां पे पंखा लटकता है ना, तो वो एरिया कैसा है, तो भाई जैसा फर्श है, और फर्श का लंबाई चौड़ाई 4 और 5 है, तो 4 पचे 20 मीटर स्क्वायर और जोड़ना होगा, तब चारों दीवार प्लस सीलिंग आपका पेंट हो जाएगा 92 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आगे बढ़िए। उस कोण का मान क्या है, मात्र नहीं मान ना है, मान क्या है, जो अपने संपूरक कोण के चौथे भाग के बराबर है। तो जो सप्लीमेंट्री है भाई मेरे संपूरक, अरे भैया 180 डिग्री, जब दो कोण का मान 180 डिग्री हो तो वो क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है। इसका 1/4 है भाई मेरे, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। इलेक्शन से तो एकदम तांडव सवाल आता है आजकल।
एसएससी और रेलवे में ना, मतलब ऐसा ऐसा सवाल आया कि जिसमें आपको 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ा कर दिया है, ठीक है। There are only 2 candidates in an election, Ajitab and Amitabh. Ajitab won by margin of 59% and 14,400 votes. Find the total number of votes. अजिताभ जो है, अजिताभ को 59% वोट मिला। तो अगर अजिताभ को 59% वोट मिला तो ये समझने वाला बात है कि अगर एक कैंडिडेट को 59% मिला तो भाई दूसरा को कितना मिला, 41% मिला। यही ना जीता है। कितना परसेंट के मार्जिन से जीता है? बोले सर 18% के मार्जिन से जीता है। और इसी 18% का वैल्यू जो है 14,400 वोट है। अगर हमसे पूछे कि भाई कितना परसेंट से जीता है तो भाई 18% वोट से जीता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 59% लाया और 14,400 वोटों के अंतर से जीता। मतलब यही 18% का वैल्यू 14,400 है। तो 18 8 144, 18 8 144। एक परसेंट का वैल्यू कितना? बोले सर 800। तो 100% का वैल्यू कितना? 800 पर 2 जीरो लगा दीजिए। 80,000 जो है टोटल वोटर्स थे। 80,000 टोटल वोटर्स है। वोटों की कुल संख्या 80,000। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि स्कूटर ₹23,500 इट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ, अरे भैया ये इसको मिटा दीजिए। ठीक है, मतलब 23,000 में 23,500 में एक स्कूटर को बेचा गया है और उसमें 18% का जीएसटी लगा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेड बाय यूजर। अब 23,500 में आप स्कूटर खरीदे और उसमें आप 18% जीएसटी भी दिए, तो भाई आप कितना जीएसटी दिए? सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदिएगा तो 18% आपको जीएसटी लगेगा। निकालिए सवाल। ये सवाल आपके लिए है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो ये आपका सेट नंबर 4 था। बाकी सेट नंबर 5 जो है 2 तारीख से आएगा, क्योंकि 31 और 1-2 दिन आपका लेक्चर नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि 2 दिन हम कहीं जा रहे हैं लंदन यूरोप टूर पे, वह पैसा कौड़ी नहीं है। 2 दिन हम काम करेंगे कंटेंट पर। ठीक है, जो बोले हैं ना कि अलजेब्रा का लेक्चर जबरदस्त एकदम, उसी पे हम लगे हुए है ना। और इस बैच में आपका ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का लाभ आप उठा ले अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप रेलवे की तैयारी में भी लगे हैं तो रेलवे के लिए भी आपका विजेता बैच है। ठीक है, तो ऐप पे आपको सब कुछ मिलेगा। और रेलवे के लिए रेलवे कैंपस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। अभिषेक सर जीके जीएस दे रहे हैं, हम आपको मैथ दे रहे हैं, और 2-3 तारीख से मैथ के साथ रीजनिंग भी आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। एकदम मस्त रहिए और अपना काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नए साल में, तब तक के लिए जय हिंद।